आज की दुनिया में जहां बड़ी बड़ी शक्तियां दूसरे देशों को अपनी उंगलियों पर नचाना चाहती हैं, वहां एक सवाल उठता है। अपनी आज़ादी, मतलब अपने फैसले खुद लेने की आज़ादी, इसकी असली कीमत क्या है? चलिए आज इसी बड़े सवाल को समझते हैं। और इसकी शुरुआत होती है एक बहुत ही पावरफुल स्टेटमेंट से। ये कोई छोटा मोटा बयान नहीं है। ये फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का एक सीधा, साफ और दमदार ऐलान है। और सोचिए, दुनिया का इतना बड़ा लीडर भारत के बारे में ऐसा कुछ कह रहा है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो वजह होगी। खासकर जिस समय पर यह कहा गया है, वो बहुत मायने रखता है। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं। देखिए, ये बयान ठीक उस वक्त आया जब कुछ ही दिन पहले डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्रों और भारत के प्रधानमंत्री दोनों पर पर्सनल अटैक किए थे। तो सवाल ये है कि आखिर इस बयान के पीछे की कहानी क्या है? क्या ये सिर्फ एक तारीफ थी या फिर कोई बहुत सोची समझी जियोपॉलिटिकल चाल? इस सवाल का जवाब खोजने के लिए हमें पहले इस शब्द को समझना होगा, जागीरदार, या जिसे अंग्रेजी में वैसल कहते हैं। ये सुनने में तो किसी पुरानी कहानी का शब्द लगता है ना? लेकिन आज की ग्लोबल पॉलिटिक्स में ये शब्द फिर से बहुत जरूरी हो गया है। चलिए देखते हैं कैसे। तो आसान भाषा में समझें तो वैसल स्टेट मतलब एक ऐसा देश जो कहने को तो आज़ाद है, पेपर्स पर सॉवरेन है, पर उसकी असली लगाम वो किसी और बड़ी पावर के हाथ में होती है। और ये बड़ी शक्तियां ऐसा क्यों करती हैं? वो इसलिए ताकि वो अपने अपने जोन ऑफ इन्फ्लुएंस बना सकें। मतलब जहां वो सीधे सीधे लड़ने के बजाय इन वैसल स्टेट्स के जरिए प्रॉक्सी वॉर लड़े और अपना दबदबा बनाए रखें। इसको और सिंपल तरीके से समझते हैं। एक वैसल स्टेट अपने देश के अंदर सड़कें बना सकता है, स्कूलों में क्या पढ़ाया जाएगा ये तय कर सकता है, मतलब अपने घरेलू मामले देख सकता है। लेकिन जो बड़े फैसले हैं, जैसे देश की सुरक्षा के लिए हथियार किससे खरीदने हैं, अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए तेल और गैस कहाँ से आएगा, ये फैसले वो खुद नहीं ले सकता। उसकी फॉरेन पॉलिसी नाम के लिए ही इंडिपेंडेंट होती है। और ये कोई आज की बात नहीं है। इतिहास भरा पड़ा है ऐसे उदाहरणों से। प्राचीन बेबीलोन के ज़माने से लेकर ऑटोमन एम्पायर तक बड़ी ताकतें हमेशा से छोटे राज्यों को अपने कंट्रोल में रखने के लिए ये सिस्टम इस्तेमाल करती आई हैं। बस आज के ज़माने में तरीके बदल गए हैं, पर खेल वही पुराना है। इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझने के लिए चलिए दो पड़ोसी देशों का केस स्टडी देखते हैं, भारत और पाकिस्तान। इन दोनों के रास्ते इतने अलग कैसे हो गए, ये हमें सॉवरेनिटी यानी संप्रभुता और वसालेज यानी अधीनता का असली मतलब समझाता है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण है चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी सीपीईसी। याद है, इसे गेम चेंजर बताया जा रहा था। लेकिन हुआ क्या? पाकिस्तान $62 बिलियन से भी ज्यादा के कर्ज के जाल में फंस गया। इससे हुआ ये कि उसकी इकोनॉमिक आज़ादी लगभग खत्म हो गई। ग्वादर जैसा स्ट्रैटेजिक पोर्ट 43 सालों के लिए चीन के पास चला गया। एनर्जी सेक्टर में भी वो पूरी तरह से विदेशी टेक्नोलॉजी पर डिपेंडेंट हो गया। ये सारी चीजें मिलकर किसी भी देश की फैसले लेने की ताकत को खत्म कर देती हैं। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। पाकिस्तान के ही पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने अपनी पब्लिक रैलियों में ये बात मानी है। उन्होंने भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तारीफ करते हुए अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए थे। उन्होंने साफ साफ कहा कि भारत अपने लोगों की भलाई के लिए फैसले लेता है, जबकि पाकिस्तान को दूसरों के इशारों पर चलना पड़ता है। और अब इसके बिल्कुल अपोजिट भारत को देखिए। भारत की पॉलिसी है स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। मतलब सीधा सा है, हम अपने फैसले सिर्फ और सिर्फ अपने देश के फायदे के लिए लेंगे, किसी एक सुपर पावर के कैंप में नहीं जाएंगे। देखिए ना, हम अमेरिका के साथ भी जमकर ट्रेड करते हैं और चीन के साथ भी हमारा बड़ा व्यापार है। और जब रूस से सस्ते तेल की बात आई तो सारे वेस्टर्न प्रेशर के बावजूद भारत ने अपने लोगों का फायदा देखा और तेल खरीदना जारी रखा। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर का ये जवाब तो इस पॉलिसी का सिंबल ही बन गया है। जब यूरोप में उनसे ये सवाल पूछा गया कि रूस से तेल खरीदकर क्या भारत जंग को पैसा दे रहा है, तो उन्होंने पलटकर कहा कि अगर ऐसा है तो यूरोप जो रूस से गैस खरीद रहा है, क्या वो भी जंग को फंड नहीं कर रहा? ये वेस्ट के डबल स्टैंडर्ड्स पर एक सीधा और करारा जवाब। लेकिन इस तरह की आज़ादी की एक कीमत चुकानी पड़ती है। दुनिया की सबसे बड़ी ताकत अमेरिका हर देश पर जबरदस्त दबाव डाल रही है कि वो उसकी बात माने। चलिए देखते हैं कि ये प्रेशर असल में दिखता कैसा है। स्क्रीन पर ये नंबर देखिए, 500%। ये वो टैरिफ है जो अमेरिका ने एक नए कानून के तहत भारत पर लगाने की धमकी दी थी।
मकसद बिल्कुल साफ था, भारत को रूस के साथ एनर्जी डील करने से रोकना। ये कोई डिप्लोमेसी नहीं थी, ये एक खुली आर्थिक धमकी थी। और ऐसा नहीं है कि ये प्रेशर सिर्फ भारत जैसे देशों पर है। डोनाल्ड ट्रंप ने तो खुलेआम दावा किया था कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन को मजबूर कर दिया था कि वो फ्रांस में दवाओं की कीमतें बदलें ताकि अमेरिकी कंपनियों को फायदा हो। सोचिए, इस तरह का पब्लिक ह्यूमिलिएशन, शायद यही वो वजह थी जिसने मैक्रोन को ये वैसल वाला बयान देने पर मजबूर किया। और इसका नतीजा क्या निकला? इसी अमेरिकी दबाव ने दो पुरानी और बड़ी ताकतों फ्रांस और भारत को एक दूसरे की और भी करीब ला दिया है। अब ये दोनों मिलकर एक ऐसा स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप बना रहे हैं जो किसी एक सुपर पावर का पिछलग्गू नहीं बनना चाहता। और मैक्रोन ने ये बयान ठीक तब दिया जब भारत के विदेश मंत्री पेरिस में थे, जहां उन्हें वीमर ट्रायंगल जैसी एक बहुत ही खास समिट में बुलाया गया था। और ये पार्टनरशिप सिर्फ बातों तक ही नहीं है। वीमा ट्रायंगल समिट, जिसमें फ्रांस, जर्मनी और पोलैंड है, उसमें भारत का शामिल होना ही एक बहुत बड़ा मैसेज था। उसी समिट में यूरोप ने मिलकर अमेरिका को ग्रीनलैंड के मुद्दे पर दो टूक कह दिया कि ग्रीनलैंड बिकाऊ नहीं है। मैक्रोन ने साफ कहा कि अमेरिका अपने पुराने दोस्तों को नजरअंदाज कर रहा है और भारत जैसे आज़ाद देश किसी की जागीरदारी नहीं करेंगे। देखिए, ये एक विन विन सिचुएशन है। फ्रांस के लिए भारत एक प्रूफ है कि यूरोप अमेरिका के साए से बाहर निकलकर भी एक ग्लोबल प्लेयर बन सकता है। और भारत के लिए फ्रांस वेस्ट में एक ऐसा जरूरी दोस्त है जो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी के कॉन्सेप्ट को समझता है और उसकी इज्जत करता है। तो हम धीरे धीरे एक ऐसी दुनिया की तरफ बढ़ रहे हैं जहां हर देश के सामने दो रास्ते बिल्कुल साफ होते जा रहे हैं। एक रास्ता है किसी गुट का हिस्सा बनकर उसकी अधीनता स्वीकार करने का, और दूसरा रास्ता है सहयोग और अपनी संप्रभुता को बनाए रखने का। और इस मोड़ पे भारत का रोल बहुत ही क्रूशियल हो जाता है। ये फर्क बिल्कुल शीशे की तरह साफ है। एक तरफ है वैसल का रास्ता, जहां इकोनॉमी कर्ज में डूबी है और अपनी सुरक्षा के लिए भी दूसरों पर निर्भर रहना पड़ता है। और दूसरी तरफ है संप्रभुता का रास्ता, जहां देश कई पार्टनर्स के साथ ट्रेड करता है, अपनी मिलिट्री कैपेबिलिटी खुद बनाता है और फैसले सिर्फ अपने देश के हित में लेता है। भारत ने दूसरा रास्ता चुना है, और यही वजह है कि मैक्रोन जैसे ग्लोबल लीडर्स आज भारत को G7 और ब्रिक्स के बीच एक ब्रिज की तरह देख रहे हैं। तो आखिर में ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके खड़ा कर देता है। देखिए, जैसे जैसे दुनिया में ये प्रेशर बढ़ेगा, अपनी आज़ादी, अपनी सॉवरेनिटी को बचाए रखने की कीमत भी बढ़ेगी, इसमें कोई शक नहीं। पर असली सवाल तो ये है कि क्या किसी की जागीरदारी स्वीकार करने की कीमत, मतलब अपनी पहचान, अपनी आवाज़ खो देने की कीमत, उससे कहीं ज्यादा बड़ी नहीं है? और हाल के डेवलपमेंट्स को देखकर तो यही लगता है कि भारत और फ्रांस जैसे देश इस दूसरी कीमत को चुकाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। और यही चीज आज दुनिया को दिखा रही है कि भारत की इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी का सिर्फ सम्मान ही नहीं हो रहा, बल्कि उसे ग्लोबल स्टेबिलिटी के लिए एक जरूरी चीज माना जा रहा है।